अमित जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो पार्टी पावर में आई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे। इसके बारे में आपकी क्या विचार है? मैं तो धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछ लिया। मैं अखबार में देख रहा था, अब आपने पूछ ही लिया है तो यहीं पर जवाब स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहली बात, कांग्रेस को सरदार पटेल का नाम देने का अधिकार ही नहीं। पूरा जीवन सरदार को इतिहास में उचित स्थान न मिले, इसके पीछे एक गांधी नेहरू परिवार ने लगा। सरदार पटेल की अंत्येष्टि से लेकर, सरदार पटेल का स्मारक बनने से लेकर, सरदार पटेल को भारत रत्न देने तक कोई भी काम इन्होंने रोड़ा अटकाने के अलावा नहीं किया। नरेंद्र भाई ने विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा यहां पर सरदार साहब के स्मारक में बनाई। क्या बात कर रहे हो, सरदार किया। नरेंद्र भाई ने देश भर के 8.5 करोड़ किसानों के औजारों का लोहा पिघलाकर किसान नेता सरदार पटेल का, लौह पुरुष सरदार पटेल का विश्व का सबसे बड़ा पुतला बनाने का बात। एक भी कांग्रेसी नेता आज तक वहां पर पुष्पांजलि करने नहीं गया। प्रतिमा किसने भी बनाई हो, आपके शासन में बहुत सारी प्रतिमा बनी है महापुरुषों की, हम जाते हैं, आदर भाव व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये प्रतिमा सरदार पटेल की नरेंद्र भाई ने बनाई इसलिए आप नहीं जाते, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सरदार पटेल की प्रतिमा है इसलिए कांग्रेसी नहीं जाते। और सरदार पटेल को हमेशा अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने। सरदार पटेल के नाम पर ना कोई योजना बनी, ना कोई बड़ा स्मारक बना, ना आपने भारत रत्न दिया। जब कांग्रेस गई तब जाकर भारत रत्न मिला सरदार पटेल को। और आज आप सरदार पटेल की एडवोकेसी कर दो। और जहां तक स्टेडियम का सवाल है, मैं स्पष्ट कर दूं, वहां पर एक स्टेडियम था और आज वहां पर एक स्टेडियम बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। परंतु कांग्रेस झूठ प्रचार कर रही है। वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें टोटल 18 स्टेडियम बनने वाले हैं। उसमें से एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और वो पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है। सरदार पटेल के नाम को, उनकी स्मृति को हमने एक्सपांड कर एक की जगह 18 स्टेडियम में लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं वो इस प्रकार के मुद्दे। और क्या समझते हो आप गुजरात की जनता? गुजरात की जनता आपके झूठी बातों में आ जाएगी। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरदार पटेल की फोटो लगाना शुरू किया है। 50 साल तक कांग्रेस के स्टेज के पीछे कभी सरदार पटेल की फोटो हमने नहीं देखी। 50 साल तक कांग्रेसियों के मुंह से सरदार पटेल का नाम हमने नहीं सुना। इतना बड़ा स्मारक बना, एक भी कांग्रेसी नेता वहां पुष्पांजलि करने नहीं गया और आप सरदार पटेल की बात करते हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मानता है कि सरदार पटेल न होते तो आज ये देश का स्वरूप न होता, देश अखंड न होता, देश का आज का संविधान भी न होता। सरदार पटेल के योगदान के लिए हमें कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है, ना इनकी स्मृति के लिए कुछ करने की जरूरत है। वही स्टेडियम पर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसका नाम रखा गया है। और वहां आने वाले दिनों में चुनाव के बाद द्रुत गति से शुरू हो जाएगा। 18 अलग अलग खेलों के स्टेडियम बनेंगे और अगर हम ढंग से परफॉर्म कर पाए तो वहां पर ओलंपिक भी होगा। विश्व का ओलंपिक सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। अमित जी, एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा आपसे एक सवाल घुमा घुमा कर पूछने की मेरी थोड़ी सी आदत है। अगर वोट शेयर एनालिसिस करा जाए गुजरात में तो पिछली बार आप लोगों का करीब 47% से ऊपर था और कांग्रेस का 41.4 के आसपास था। आपका ये वोट शेयर जो है 47 से 50 के बीच में बना रहा है। इस बार अगर मुकाबला त्रिकोणी है तो क्या ये वोट शेयर, आप अपने वोट शेयर को कैसे देखते हैं? और क्योंकि ये त्रिकोणी मामला है, क्या आपकी सीट बढ़ सकती है, घट सकती है? कितनी सीटें आएंगी? आप हर बार एक आंकड़ा देते हैं, इस बार नहीं दे रहे हैं। राहुल जी, मैं जरूर दूंगा आंकड़ा, परंतु मैं इतना कह सकता हूं वोट शेयर हमारी जरूर बढ़ेगी, अच्छी खासी वोट शेयर बढ़ेगी।
और दूसरा सीटें भी हमारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। आपने ही कहा जैसे बिखराव है, जी। ये बिखराव दिख रहा है, बहुत अप्रत्याशित तरीके से हमारी सीटें बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर और नंबर ऑफ सीट दोनों दृष्टि से अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, ये सुनिश्चित है। आंकड़ा अभी बताने का समय नहीं है, अभी तो सारी पार्टियों का सूची, मेरी पार्टी की सूची भी अभी 20 मिनट पहले अंतिम घोषित हुई है, तो सभी पार्टियों का सूची घोषित नहीं हुआ है, तो अभी आंकड़ा नहीं बता सकते। पर बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी की इस बार? बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस होगा बीजेपी। ऑपोजिशन का अटैक जो है आपके ऊपर 2-3 मुद्दों पर है, मैं उन सबको साथ में मिलाकर एक प्रश्न पूछ लेता हूं ताकि आप उसका जवाब दे सकें। एक तो महंगाई, जो कि वैसे भी थोड़ी प्रबल रही है, पिछले इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, पूरे देश में भी रहा है और यहाँ पे भी। दूसरा बेरोजगारी और तीसरा करप्शन, ये 3 मुद्दे उठाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मिला जुला कर आपसे एक सवाल पूछूं। देखिए, जहां तक करप्शन का सवाल है, कांग्रेस की 10 साल की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार देश ने देखी है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और इसकी एक अनंत लंबी सूची इस देश की जनता ने महसूस की है। कांग्रेस में घोटाले गिनना मुश्किल था, हमारे शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। कांग्रेस भ्रष्टाचार बोलती, यहां भ्रष्टाचार हुआ है स्पेसिफिक, कोई आरोप नहीं लगा सकते। जहां तक महंगाई का सवाल है, पहले कोरोना के कारण और बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व की सप्लाई चेन में बिखराव है और एक वैश्विक समस्या है जिसका असर कम मात्रा में भारत पर भी पड़ा है। मगर मैं देश की जनता को, गुजरात की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टेम्पररी फेज है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रणनीति भी बनाई है और दुनिया में कोरोना के बाद मंदी से सबसे तेजी से उभरने वाले देशों में से एक देश भारत है। हमारी अर्थव्यवस्था वी शेप में रिकवर करी है और अब इस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। शायद रशिया यूक्रेन युद्ध न होता तो अब तक तो हम बाहर भी आ गए होंगे। बेरोजगारी के लिए भी नरेंद्र भाई ने ढेर सारे कदम उठाए हैं और गुजरात में तो विशेषकर उठाए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाए हैं। और अभी मोदी जी हर महीने 75,000 से 1.25 लाख तक युवाओं को केंद्र सरकार की रोजगारी 10 माह तक कंटिन्यूस दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ड्राइव है जी। और गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है, देखिए नरेंद्र मोदी शासन की खूबी ये नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अच्छा शासन किया, वो तो किया ही, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना हो, एनरोलमेंट को बढ़ाना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में सुधार करना हो, जहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का सवाल है, भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाना हो, ये सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो रेयरली इंप्रूव करते हैं जी। माता मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर इंप्रूव नहीं करता है, ड्रॉप आउट रेशियो और एनरोलमेंट इंप्रूव नहीं करता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भूगर्भ जल स्तर ऊपर नहीं आता है, कृषि का विकास दर 10 साल तक 10% से ज्यादा रखना, ये बहुत एफर्ट्स मांगने वाली, ये सब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। परंतु मैं इसको विशिष्ट बात नहीं मानता, वो मोदी जी करते ही जहां रहते, अभी देश में है तो देश में भी करते, परंतु मोदी जी ने कैसी व्यवस्था बनाई, उनके न रहते हुए भी ये सारी चीजें चालू रही है और उनके यहाँ से जाने के बाद भी गुजरात के अंदर सुशासन की वो प्रणाली आज भी चालू रही है। अच्छा सुशासन देना अच्छा ही है, मगर उससे अच्छा है इस प्रकार की व्यवस्था करो कि आपके बाद भी सुशासन चलता रहे। मोदी जी ये करने में बहुत सफल हुए हैं और शायद देश में बहुत कम नेता है जिन्होंने इस तरह से स्थायी स्वरूप सुशासन को देने का प्रयास किया है।